हेलो एवरीवन। आज हम लेज़र्स में रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र, जो दो तरह के लेज़र हैं, उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि रूबी लेज़र क्या होता है और हीलियम लेज़र क्या होता है। सबसे पहले हम रूबी लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। रूबी लेज़र की जो है रूबी लेज़र की रचना उच्चतर द्रव्यमान माध्यम तथा जनसंख्या प्रतिलोमन करने के साधन के वर्ण सिलेक्शन पर निर्भर करती है। प्रारंभ में रूबी क्रिस्टल लेज़र प्रक्रिया के लिए उचित माध्यम पाया गया। आजकल लेज़र प्रक्रिया के लिए ठोसों के अलावा अर्धचालक द्रवों तथा गैसों को भी प्रयुक्त किया जाता है। हम यहाँ रूबी लेज़र का विस्तार से वर्णन करेंगे। रूबी लेज़र का कार्यकारी अवयव एक गुलाबी रूबी या एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूज़ करके और हम यहाँ पे रूबी लेज़र बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मीन्स Al2O3 की एक बेलनाकार छड़ होती है जिसमें 0.5% क्रोमियम अशुद्धि के रूप में मिला होता है। छड़ का व्यास लगभग 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तथा 5 से 10 सेंटीमीटर होती है लंबाई इसकी। छड़ के तल की सतह परिशुद्ध यथार्थता में समतल तथा एक दूसरे के समानांतर होती है। ऐसे में एक सतह सिल्वर कोटेड होती है, रजत विलोपन तथा पूर्ण परावर्तक बना दी जाती है तथा एक दूसरी सतह आंशिक परावर्तक होती है, जिसे चित्र में दिखाए अनुसार एक सर्पिलाकार क्षणदीप लैंप के मध्य में रखा जाता है। जो डायग्राम है इसे हम ये बिल्कुल क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो आपकी स्पाइरल है, इस स्पाइरल के बीच ये स्पाइरल बनी हुई है। इस स्पाइरल का ये फ्लैश लैंप है और इसके बीच में हमने ये एक इस तरह की Al2O3 रूबी की ये एक छड़ रखी है। इस छड़ की जो हीटिंग है वो इस फ्लैश लैंप से मिलेगी, तब इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से एटम्स एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे, इस तरह से। और ये क्योंकि यहाँ पे हमने सिल्वर मिरर कोटिंग करी है दोनों साइड, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, तो यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे जो भी हमारे फोटोन्स या रेज होंगी और फाइनली इधर से हमें लेज़र बीम प्राप्त होगा। तो इसकी डिटेल स्टडी हम अब करते हैं कि किस तरह से रूबी लेज़र वर्क करेगा। एक बार में कुछ मिली सेकेंड के लिए कार्यरत होता है। इस नगण्य समय अंतराल में क्षणदीप लैंप को मेगावाट की कोटि की निविष्ट शक्ति दी जाती है। इस ऊर्जा में से अधिकतर ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाती है, परंतु इसका कुछ अंश प्रकाश में परावर्तित हो जाता है, जिसमें मुख्यतया नीले तथा हरे विकिरणों का बाहुल्य होता है। इस प्रकार के स्पंद या पल्स से प्राप्त प्रकाश या क्षणदीप्त लैंप के प्रचालन से प्राप्त प्रकाश जब रूबी छड़ से टकराता है तो इसका कुछ हिस्सा क्रोमियम के आयनों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे ये आयन उत्तेजित होकर या पंपित होकर E3 ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं। ऊर्जा स्तर को E1 से E1 एक जो मूल ऊर्जा स्तर है उसको E1 से व्यक्त किया गया है। चूँकि विकिरणों को साधारण स्रोत से संकीर्ण बैंड में बहुत कम ऊर्जा होती है, अतः E3 को अन्य ऊर्जा स्तरों की अपेक्षा अधिक चौड़े बैंड के रूप में प्रदर्शित किया गया है। रूबी लेज़र में जो ऊर्जा स्तर में बहुत कम समय पर ठहरते हैं परमाणु, और E3 ऊर्जा जो है हमारे पास E3 ऊर्जा स्तर वो स्तर है जो कि एक्साइटेड वाला है, तो उसका बहुत कम आयु का होता है। E3 ऊर्जा स्तर में सभी परमाणु वहाँ पे बहुत कम देर रुक सकते हैं। 8 सेकेंड रुकने के बाद ये सारे के सारे E2 जो स्टेट है उसके अंदर आ जाएंगे। इस संक्रमण E3 से जो E2 में हुआ है, इसकी तुल्य ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में या नॉन रेडिएटिव जो डीके है उसके रूप में हमें प्राप्त होती है, जिससे कि हमारा क्रिस्टल जालक जो है वो गर्म होता रहता है। अर्थात E3 से E2 अविकिरणात्मक होता है। उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा रूबी क्रिस्टल जालक को गर्म करने के काम आती है। E2 ऊर्जा स्तर में स्थायी ऊर्जा अवस्था होता है, अर्थात आयन E2 स्तर में E1 में कूदने के पहले कुछ समय 4 मिलीसेकंड के लिए वहाँ पे ठहरते हैं। फिर E2 से E1 में संक्रमण के कारण 6943 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्घ्य का फोटोन उत्सर्जित होता है। ये स्वतः उत्सर्जन का होता है। अतः जब अत्यंत तीव्र प्रकाश का एक छोटा सा स्पंद रूबी क्रिस्टल पर गिरता है तो इससे बहुत से आयन उत्तेजित होकर E1 से E3 में पहुंच जाते हैं, जहां से वे शीघ्र ही E2
ऊर्जा स्तर में कूद जाते हैं। इसके पश्चात E2 से E1 में संक्रमण के कारण या स्वतः उत्सर्जन के कारण क्रिस्टल से 6943 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की प्रतिदीप्त विकिरण उत्सर्जित होते हैं। इस अवस्था में पंपन दक्षता का मान एकांक होता है, अर्थात लगभग प्रत्येक अवशोषित फोटोन के कारण एक प्रदीप्त फोटोन उत्सर्जित होता है, परंतु इस उत्सर्जन की तीव्रता चरघातांक रूप में घटती है। यदि उत्तेजक प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया जाए तो पंपन की तीव्रता भी बढ़ जाती है, अर्थात अधिक परमाणु E1 से E3 में पहुंचेंगे। इस कारण यदि उत्तेजित प्रकाश की तीव्रता का मान थ्रेशोल्ड से अधिक होगा तो E2 ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या जो है वो E1 ऊर्जा स्तर की अपेक्षा अधिक हो जाएगी, अर्थात जब परमाणुओं में उत्तेजित होने की दर इतनी होती है कि प्रति सेकंड E1 से E3 होकर E2 में पहुंचने वाले परमाणुओं की संख्या वापस E2 से E1 में कूदने वाले परमाणुओं की संख्या से अधिक होगी और कुछ समय के लिए E2 तथा E1 के मध्य परमाणुओं की जनसंख्या का प्रतिलोमन हो जाएगा। यह रूबी लेज़र में आवश्यक शर्त है किसी भी लेज़र प्रक्रिया के स्टार्ट होने की। और जैसा कि लेज़र एक्शन तभी स्टार्ट होगा जबकि नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट इज मोर बेटर देन नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट होंगे। अब हम एक दूसरी तरह का लेज़र लेंगे जो कि हीलियम नियॉन गैस लेज़र कहलाता है। जैसे हमने देखा पहले सॉलिड स्टेट वाला था, अब हमें पता है कि द्रवों और गैसों से भी लेज़र एक्शन स्टार्ट कर सकते हैं हम, तो उसमें गैस लेज़र का एक उदाहरण है हीलियम नियॉन गैस लेज़र। उपयुक्त वर्णिंग जो हमारा ठोस लेज़र था, ठोस लेज़र कौन सा था? रूबी लेज़र, जिन्हें साधारणतः डॉप्ड या माणिक्य या रूबी लेज़र भी कहते हैं। यद्यपि ये बहुत शक्तिशाली होते हैं परंतु ये रेगुलर कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार के लेज़र केवल 10⁻⁻² सेकंड के लिए ही स्पंद प्राप्त होता है इनसे। हीलियम नियॉन गैस लेज़र लगातार कार्य कर सकता है। इससे अत्यंत तीव्र कला संबद्ध प्रकाश की एक सतत किरण पुंज प्राप्त होती है जिसकी तरंग दैर्घ्य 6328 एंगस्ट्रॉम होती है। हीलियम नियॉन जो है इन दोनों गैसों को 5:1 के मिश्रण में एक मोटी पायरेक्स ग्लास की नली जिसकी आंतरिक व्यास जो है लगभग 2 मिलीमीटर तथा लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है में 1 मिलीमीटर पारे के दबाव पर भर देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इस नली को जो है जिसके अंदर हमने ये भरा है उसको क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे हमने रखा। इस नली को हमने क्या कर दिया है कि ये जो नली है इसके अंदर हीलियम नियॉन मिक्सचर भरा है 5:1 में। इधर ए और ये जो बनाई है हमने ये दोनों विंडोज़ हैं जो कि ये इसके ऊपर क्रिटिकल एंगल पे लगी हुई है कि जो भी इसके ऊपर गिरेगी किरण आके प्रकाश की वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये दोनों तरफ रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। फाइनली यहाँ से लेज़र बीम निकलेगा और यहाँ पे ये RF एक्साइटर लगा हुआ है जो कि इसके अंदर जो एटम्स हैं उनको एक्साइट करने के काम आएगा। जो हीलियम और नियॉन गैस के जो एटम्स हैं उनको एक्साइट करेगा। दोनों सिरों पर बोरोसिलिकेट ग्लास की ए और ए जिससे हमने शो किया है वो एक विंडो लगा देते हैं। दोनों विंडोज जो है प्रकाशतः समतल होती है तथा ये नली के सिरों पर ब्रूस्टर एंगल पर लगी होती है। यह नली दो परावर्तकों RR के मध्य रखी जाती है। परावर्तक RR परावैद्युत माध्यम से लेपित दो गोलीय दर्पण होते हैं जिनकी परावर्तकता 6328 एंगस्ट्रॉम पर बहुत अधिक होती है। तो इस हिसाब से इनको दोनों को विंडोज़ को जो लगा रखी है ये लगाते हैं। इसमें नियॉन परमाणुओं को ऊर्जा सीधी प्रदान नहीं की जाती है। हीलियम नियॉन के मिश्रण को रेडियो प्रेषित जो हमने RF एक्साइटर लगा रखा है, रेडियो प्रेषित स्रोत से रेडियो आवृत्ति के उत्तेजन द्वारा पंपन उसमें किया जाता है। नियॉन परमाणु का एक ऊर्जा स्तर हीलियम परमाणु के एक मित स्थायी ऊर्जा स्तर के बहुत पास होता है। तो हीलियम परमाणु रेडियो प्रेषित स्रोत से उत्पन्न रेडियो आवृत्ति ऊर्जा का अवशोषण कर मित स्थायी ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं। यहाँ से नियॉन के अनुत्तेजित परमाणुओं से टकराकर अपनी ऊर्जा का अनुनादी स्थानांतरण कर देते हैं। फलस्वरूप नियॉन परमाणु जो है हमारे वो वहाँ से उत्तेजित होते हैं और जैसा कि हमने यहाँ देखा है कि ये हीलियम की 3 लेयर्स हैं। सबसे नीचे ये ग्राउंड स्टेट है, ये बीच में मेटास्टेबल ये एक्साइटेड स्टेट है और सिमिलरली ये दूसरी एक्साइटेड स्टेट है।
इधर नियॉन है, हम देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ से जो 1s 2s जो सबसे ऊपर इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ये इसकी मेटास्टेबल स्टेट, नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट के बिल्कुल पास है। तो यहाँ से एटम एटम कोलिजन के द्वारा एटम्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जो कि डैश्ड लाइन से दिखाया हुआ है दोनों में, किस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, नियॉन के ऊर्जा स्तरों में, मेटास्टेबल जो स्टेट्स है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे ये। तो विशिष्ट ऊर्जा स्तर में और हीलियम परमाणु ऊर्जा स्तर में ये लौट आते हैं। इससे नियॉन के उत्तेजित ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या मूल ऊर्जा स्तर की अपेक्षा अधिक हो जाती है। दूसरे परमाणुओं में परमाणुओं का जनसंख्या क्रम उत्क्रमित हो जाता है, ये इन्वर्टेड हो जाता है। परिणाम स्वरूप ये परमाणु उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन कर अपने मूल ऊर्जा स्तर में लौट आते हैं। तो चित्र में जैसा देखा है हमने उस हिसाब से क्या हो रहा है, एटम एटम कोलिजन के द्वारा जनसंख्या प्रतिलोमीकरण की प्रक्रिया होती है और मेटास्टेबल स्टेट में जो है नंबर ऑफ एटम्स वो ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाते हैं। और वहाँ से हम देखते हैं कि जो लेज़र एक्शन है वो स्टार्ट होता है, जो कि मेटास्टेबल स्टेट्स में जब भी नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो जाते हैं ग्राउंड स्टेट से, तो वहाँ पे 6328 एंगस्ट्रॉम की जो है हमें ये लेज़र बीम प्राप्त होती है।